मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग योजना में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने बात किया अभी तक, जब प्राचीन काल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें जो पिछली क्लास थी उसमें हम लोगों ने मौर्यकालीन प्रशासन और कुछ वंश मौर्योत्तर के देखे, जिसमें खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल देखा गया, सातवाहन वंश देखा गया और शिशुनाग सॉरी रुद्रदामन, ठीक है, अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग, सॉरी रुद्रदामन नहीं, पुष्यमित्र शुंग और अग्निमित्र, इनको देखा गया। आज जो हम लोग पढ़ाई करेंगे या बात करते हैं वो है मौर्योत्तर की, मौर्योत्तर काल, यानी मौर्य और गुप्तों के बीच का समय पीरियड। मौर्यों के पश्चात और गुप्तों के आने से पहले का जो टाइम पीरियड है उसी को हम मौर्योत्तर काल का नाम देते हैं। और इस काल में कई छोटे छोटे राजवंश भारत में उत्पन्न होते हैं और साथ ही साथ विदेशी राजवंश भी भारत में सत्ता स्थापित करते हैं। ठीक है, काफी कुछ चीजें हमने विदेशियों से भी सीखी। जो विदेशी यहाँ पर सत्ता स्थापित करते हैं, कहीं ना कहीं सिक्का व्यवस्था, कला, साहित्य, इन सब चीजों का प्रभाव हमारे समाज पर भी पड़ा और प्रशासन में भी पड़ा। वहां से हमने काफी नकल की। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करेंगे जो आज, वो वंश के अनुसार चलेंगे। जैसे कुछ तो हो गया, शुंग वंश हो गया, सातवाहन हो गया और चेदी हो गए। ठीक है, ये तीन हो चुके हैं। आज हम बात करते हैं वाकाटक वंश की। ये वही वंश है रुद्रसेन वाला, प्रभावती गुप्ता रुद्रसेन, ठीक है, उन्हीं का है ये। ठीक है, अब जब हम इसमें वंश की बात करते हैं तो इसके संस्थापक की बात करते हैं। सबसे पहले संस्थापक, क्योंकि संस्थापक के विषय में पूछा भी जाता है और कभी भी मिलान में दे देते हैं, कभी मिलान में भी प्रश्न दे दिया जाता है कि मिलाओ किस वंश कौन संस्थापक, ये वंश ये संस्थापक, ये वंश ये संस्थापक। तो जब हम लोग वाकाटक वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो इसके संस्थापक थे विंध्य शक्ति। ठीक है, इसके संस्थापक हैं विंध्य शक्ति। लेकिन वास्तविक संस्थापक की बात आती है, वास्तविक संस्थापक की, तो वो है प्रवरसेन प्रथम, प्रवरसेन प्रथम। अब वाकाटकों के सिक्के इत्यादि की बात आती है तो कहते हैं इनके सिक्कों पर, वाकाटक के सिक्कों पर गंगा की आकृति उत्कीर्ण होती थी। यानी कहीं न कहीं इनका जो क्षेत्र विस्तार होगा वो गंगा जी के आसपास ही होगा, गंगा नदी के आसपास ही होगा। और यही गंगा की आकृति जो थी वो इनका राज चिन्ह भी था। अब तो ये क्लियर हो गया कि इनका जो साम्राज्य होगा वो गंगा नदी के आसपास ही होगा। ठीक है, इनके जो अधिकतर सिक्के मिले हैं वर्धा क्षेत्र से मिले हैं, यानी गुजरात वाले क्षेत्र से मिलते हैं। इनकी राजधानी, जो राजधानी है वो कंचानक या नागपुर थी, नागपुर थी। और प्रवरपुर राजधानी, बाद में नागपुर के बाद प्रवरपुर, प्रवरसेन ने स्थापित किया इसको। प्रवरपुर इनकी राजधानी बनते हैं। कहते 255 ईस्वी में, 255 ईस्वी में वाकाटक राजवंश स्थापित होता है। वाकाटक राजवंश स्थापित होता है। अब जब वाकाटक राजवंश स्थापित हुआ तो हम लोग इसके शासकों की बात करें तो शासकों में जो पहला शासक था वो था प्रवरसेन प्रथम, जिसे हम लोग वास्तविक संस्थापक मानते हैं। और सामान्यतः होता भी यही है कि
कि जब सत्ता परिवर्तन होता है तो जो नया शासक होता है वो बहुत प्रभावशाली नहीं होता, लेकिन उसके बाद जो शासक आएगा वो बहुत ज्यादा प्रभावी होता है, प्रभावशाली होता है, और सामान्यतः नए नई चीजें, या तो फिर पहले शासक के पास ही इतना ज्यादा समय हो कि वह व्यवस्था व्यवस्थित कर सके, जो भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उनको पूर्णतः एक व्यवस्थित रूप दे सके, जो परिवर्तन होने, जो नई चीजें अडॉप्ट करनी, वो सारा काम वो कर सके। लेकिन चूंकि जब सत्ता परिवर्तन होता है, यहां देखा जाए तो जो भी शासक आए ऐसे, उनके पास समय का अभाव था काफी ज्यादा। तो जब समय अभाव है तो फिर व्यवस्था नहीं बना पाते हैं, सिर्फ जो क्षेत्र विजिट किए जाते हैं उसको संजोने में ही उनका समय पूरा खत्म हो जाता है। तो उनके बाद जो शासक आता है, चूंकि युवा होता है, राजकुमार होता है, तो उसके पास नई नई चीजें होती हैं और वही संस्थापक हो जाता है। ठीक है, प्रवर सेन के बाद हम लोग बात करें तो कहते हैं प्रवर सेन ने पुराणों के अनुसार, पुराण ये कहते हैं कि इसने 60 वर्ष तक शासन किया था, थोड़ा बहुत नहीं, 60 वर्ष। अब अगर ये 60 वर्ष तक शासन कर रहा है तो स्वाभाविक है कि यह व्यवस्था तो स्थापित ही करेगा। ठीक है, अब देखिए पुराणों में ही प्रवर सेन को प्रवीर कहा गया है, प्रवीर, पुराणों में इसे प्रवीर कहा गया है। और इस जो राजधानी है कंचानक, या नचना, एमपी में जो पड़ता है नचना, ठीक है, उसको बताया गया है। कहते हैं इसके पश्चात इसने, प्रवर सेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, इसे पूछा भी गया है। ठीक है, एक वाजपेयी यज्ञ किया, 4 अश्वमेध और एक वाजपेयी यज्ञ किया। ठीक है, वाजमेघ आदि 7 सोम यज्ञ संपन्न किए। यानी इसे वैष्णव धर्म में भी काफी ज्यादा रुचि थी, इसीलिए यह वैष्णव धर्म या हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग जो भी यज्ञ हैं उन सभी को वह स्वीकार करता है। ठीक है, वाकाटक वंश का यह एकमात्र शासक है जिसने सम्राट की उपाधि धारण की, एकमात्र शासक जिसने सम्राट की उपाधि धारण की है। अन्य किसी भी शासक ने सम्राट की उपाधि धारण नहीं की थी। ठीक है, इसने अपने पुत्र कौन, प्रवर सेन ने अपने पुत्र गौतमी पुत्र का विवाह एक नाग कन्या से कराया था। कहते भारस्यु राजा भवनाग, भारस्यु राजा भवनाग की कन्या से कराया। सत्ता है, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, कहते हैं पुराणों के अनुसार, पुराण ये कहते हैं कि इसके 4 पुत्र थे। पुराणों के अनुसार प्रवर सेन के 4 पुत्र थे, लेकिन गौतमी पुत्र की असमय मृत्यु हो जाने से उसके राजा बनने का अवसर समाप्त हो गया। यानी पिता के राजा रहते हुए ही गौतमी पुत्र की मृत्यु हो गई और वह राजा नहीं बन पाया। कहते हैं जब इसकी मृत्यु होती है तो इसके साम्राज्य का विखंडन हो जाता है, और जब साम्राज्य का विखंडन हुआ तो उसके साम्राज्य के 2 पार्ट हुए। पहला प्रवरपुर वंश, और दूसरा था, पहला है प्रवरपुर वंश, दूसरा है वत्स गुल्म वंश। वत्स गुल्म वंश, ये 2 है। आगे भी बढ़ता है प्रवरपुर ही, और प्रवरपुर वंश का संस्थापक रुद्रसेन प्रथम।
प्रवरपुर वंश का संस्थापक रुद्रसेन प्रथम, वत्सगुल्म वंश का संस्थापक सर्वसेन प्रथम। ठीक है, दोनों रुद्रसेन शर्वसेन दोनों किसके लड़के? प्रवरसेन प्रथम के लड़के हैं, सब प्रथम हैं। ठीक है, इनकी राजधानी प्रवरपुर वंश की राजधानी जो है नंदीवर्धन या पदमपुर या नंदीवर्धन, नाम भी लगता है नंदीवर्धन। ठीक है, इनकी राजधानी वत्सगुल्म या हासिम। ठीक है, इनका जो अंतिम शासक था, प्रवरपुर वंश का अंतिम शासक जो था वो पृथ्वीसेन द्वितीय थे। पृथ्वीसेन द्वितीय। वत्सगुल्म वंश का जो अंतिम शासक था इस वंश का, वो था हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति वाले हरिसेन नहीं है ये ध्यान रखिएगा, ये दूसरे हरिसेन हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग प्रवरपुर वंश पे ही। प्रवरपुर वंश, इसके प्रथम शासक हुए रुद्रसेन प्रथम। ठीक है, हम लोगों ने बात कर ली रुद्रसेन प्रथम की। रुद्रसेन प्रथम संस्थापक हैं उसके, और कहते हैं कन्या से विवाह किया इन्होंने। किसके पुत्र थे ये रुद्रसेन? गौतमी पुत्र एवं भारसु कन्या की से उत्पन्न संतान थे ये। रुद्रसेन समुद्रगुप्त के समकालीन हैं। ये रुद्रसेन जो हुए पहले शासक प्रवरपुर वंश के, वो समुद्रगुप्त के वो समकालीन थे। कहते हैं रुद्रसेन का उत्तराधिकारी पृथ्वीसेन प्रथम हुआ, और इसकी तुलना महाभारत के युधिष्ठिर से की जाती है। ठीक है, कहते हैं कि चंद्रगुप्त के समय देखिए कि चंद्रगुप्त ने वाकाटक राजवंश से संबंध स्थापित किए थे, और इन संबंधों में रुद्रसेन द्वितीय इससे भी विवाह हुआ। ठीक है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय का वैवाहिक संबंध हुआ था इनसे, चंद्रगुप्त का। कहते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन था और दामाद भी था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपनी पुत्री का विवाह रुद्रसेन द्वितीय से किया था। ये बात जानकारी हम लोग जब चंद्रगुप्त की बात करेंगे तो उसमें भी ये चीजें मिल जाएंगी, क्योंकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपने साम्राज्य की सुरक्षा वैवाहिक संबंधों के माध्यम से भी किया, क्योंकि इस समय पूर्ण आक्रमण हो रहे थे, और चूंकि ये सीमा की बात है तो इनसे जब वैवाहिक संबंध हो गया तो वही बफर स्टेट की बात आ गई कि मध्यस्थ राज्य कोई ऐसा बना लिया जाए जो प्रतिरोध का काम करे। ठीक है, चलिए रुद्रसेन द्वितीय हम लोग इनकी बात करेंगे। बात क्या हो गई कि रुद्रसेन की, कहते हैं चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री, इनकी पत्नी हुई प्रभावती गुप्ता, इसकी बात हुई थी, प्रभावती की शादी किया था, प्रभावती गुप्ता का विवाह किया था। धर्म इनका वैष्णव, लेकिन इन्होंने अपने कुल धर्म शैव धर्म को त्याग करके, इनके बाबा आजा जो थे वो शिव जी के उपासक थे, वैष्णव धर्म को राजधर्म बनाया था। ठीक है, लेकिन इनका मृत्यु जल्दी ही हो गई, और जब मृत्यु हो गई तो प्रभावती गुप्ता ने ही शासन का संचालन किया। कहते हैं रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के 13 वर्षों तक, मृत्यु होने के पश्चात 13 वर्षों तक प्रभावती गुप्ता ने अपने वयस्क पुत्र की संरक्षिका रही और शासन किया। अब भाई
बगल में भाई बाप इतना हैवी शासक हो, भाई भतीजे भी जो हैं वो इतने बड़े शासक हो, पूरा पूरा गुप्त राजवंश है, तो इनके साथ दिक्कत क्या हो सकती थी भाई? कोई इनके पास विद्रोही भी होता, अगर सत्ता पर अधिकार भी करने के लिए सोचता तो उसे पहले ही सोचता था कि ये मायके से इतनी मजबूत हैं, इसलिए अधिकार नहीं किया जा सकता। और इन 13 वर्षों में भी देखिए 2 शासक, इनके 2 पुत्र, एक की डेथ हो गई है तो दूसरा भी शासक बना और दोनों की यही संरचिका रही। नाम था दिवाकर सेन और दामोदर सेन, ये 2 पुत्र, और इन दोनों की संरक्षिका के रूप में इन्होंने शासन किया। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। प्रवर सेन द्वितीय, प्रवर सेन प्रथम, रुद्रसेन द्वितीय, प्रवर सेन द्वितीय, और बीच में रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी प्रभावती गुप्ता। बस इसमें इतने ही शासक हैं, इनसे ज्यादा शासक नहीं। देखिए प्रभावती गुप्ता के ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु के बाद हम लोगों ने बात उनके 2 पुत्रों की किया, दिवाकर सेन और दामोदर सेन। तो दिवाकर सेन की असमय मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु हो गई, बचे कौन? दामोदर सेन। और यही दामोदर सेन दरसेन प्रवर सेन के नाम से शासक बने, यानी इनकी उपाधि अपने बाबा की इन्होंने ग्रहण कर ली। सिर्फ वो प्रथम थे, ये द्वितीय थे। ठीक है, अब कहते हैं कि प्रवर सेन ने एक दावा किया कि इन्होंने स्वर्ण युग स्थापित कर दिया है, स्वर्ण युग स्थापित कर दिया है। इन्होंने एक दावा किया है कि स्वर्ण युग स्थापित कर दिया है, और राज्याभिषेक के 16वें वर्ष इन्होंने प्रवरपुर नगर का निर्माण किया और फिर इसी को इन्होंने राजधानी बना दिया। ठीक है, कहते हैं प्रवरपुर में ही इन्होंने राम मंदिर का निर्माण किया। इनके विषय में यह कहा जाता है कि इन्होंने ये चीजें तो की, लेकिन ये शैव मतावलंबी थे, क्योंकि इनकी एक उपाधि मिलती है परम माहेश्वर की, इसलिए यह कहा जाता है कि राम मंदिर स्थापित किया, लेकिन परम माहेश्वर उपाधि मिलने के कारण ये शैव मतावलंबी थे, इसलिए इन्होंने कुछ भी, या तो पहले वैष्णव रहे होंगे क्योंकि इनके पिताजी वैष्णव मतावलंबी थे, तो इनके ऊपर उसका कुछ न कुछ प्रभाव रहा होगा, इसलिए इन्होंने भगवान राम की मूर्ति स्थापित की। लेकिन बाद में जब लगा होगा कि बाबा हमारे सब शैव मतावलंबी थे, तो ये पूरा परंपराओं पर झुक गए होंगे और परंपराओं की तरफ आगे बढ़ गए होंगे। ठीक है, अंतिम शासक पृथ्वीशेन द्वितीय। ठीक है, ये थे। वत्सगुल्म वंश की जब बात आती है तो वहां बहुत ज्यादा विशेष कोई बात नहीं है, तो वहां पर हम लोग बात नहीं करेंगे, ना तो वहां से अभी तक कोई क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आगे हम लोग किसी अन्य राजवंश की बात करते हैं। वाकाटक प्रशासन से बात आती नहीं है, क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते हैं। अब हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग चलते हैं हिंद यवन या विदेशी आक्रांताओं की तरफ। 4 देखे थे हम लोगों ने उसमें, तो पहला है हिंद यवन, फर्स्ट हिंद यवन या इंडो ग्रीक भी को कहते हैं, इंडो ग्रीक, हिंद यवन या इंडो ग्रीक या इंडो बैक्ट्रियन या बाक्सी यवन। ठीक है, कुछ भी है, सामान्यतः हिंद यवन या इंडो ग्रीक ही नामकरण मिलता है। ठीक है, हिंद यवन। ठीक है, बात हम इन्हीं की करते हैं। जैसे सिकंदर के समय जब उनके वंशज आए गद्दी पर, तो 250 ईसा पूर्व में कहते हैं कि सेल्यूकस के पौत्र एंटियोकस, सेल्यूकस ही सत्ता पर आया था सिकंदर के बाद, उसके खिलाफ विद्रोह हो गया और फिर सत्ता परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो सिकंदर के पश्चात अगर हम लोग भारत में किसी की बात करते हैं जो यूनानी भारत में आया हो, उसमें डेमेट्रियस
डेमेट्रियस ही इकलौता ऐसा है जो भारत में आया, और डेमेट्रियस द्वितीय इसने भारत में सत्ता स्थापित की। इसकी उपाधि बड़ी खतरनाक है, एनी केटाऊ। इसकी उपाधि है एनी केटाऊ। किसकी? डेमेट्रियस द्वितीय की उपाधि। ठीक है, कहते हैं डेमेट्रियस द्वितीय ने हिंदकुश पार कर सिंध और पंजाब जीता। इसने सिंधु और पंजाब यानी सिंध और पंजाब के क्षेत्र को विजित कर लिया और साकल को अपनी राजधानी बनाई। शाकल ये राजधानी बनी, यानी हिंद यवनों की राजधानी साकल बनती है। ठीक है, भारतीय क्षेत्रों को अपने अधिकार में विजित करने वाला यह प्रथम यवन शासक है। ठीक है, विजित करने वाला क्या? भारतीय क्षेत्रों को विजित करने वाला फर्स्ट यवन शासक जो यहां तक आया। कहते हैं यह अपने आप को, यह स्वयं सिकंदर को आदर्श मानता था। जब सिकंदर आदर्श हैं इसके, तो सिकंदर के जो किए गए कार्य थे उन कार्यों को भी तो दोहराएगा, और इसीलिए स्वयं को अजेय कहता था, यानी इसे कोई पराजित नहीं कह सकता। ठीक है, स्वयं को अजेय कहता है, अजेय की उपाधि धारण की थी। ठीक है, कहते हैं डेमेट्रियस द्वितीय के पश्चात, इसके पश्चात 2-3 शासक हुए। अपोलोडोटस, पेंटालियोन और अगाथोक्लीज। भारत के जब परिप्रेक्ष्य में कहते हैं तो अगाथोक्लीज से क्वेश्चन आता है, क्योंकि अगाथोक्लीज की जो मुद्रा है उस पर संकर्षण यानी बलराम और कृष्ण का अंकन है। यानी अगाथोक्लीज ने वैष्णव धर्म को स्वीकार कर लिया था, तभी तो सिक्कों पर आया। ठीक है, अब इस वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक है, सर्वाधिक शक्तिशाली, वो है मिनांडर। सबसे ज्यादा प्रश्न भी जो आए हैं भविष्य में, पीछे जो भी आए, वो सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से आते हैं। ठीक है, मिनांडर की भी राजधानी क्या थी? राजधानी है शाकल, यानी जो डेमेट्रियस ने राजधानी बनाई वही साकल। तो बात अब हम लोग करते हैं मिनांडर की, जो हिंद यवनों का सबसे श्रेष्ठ शासक था, और इसके जो सोर्स हैं इनके विषय जानने के, वो मिलिंद पन्हों से मिलता है। ठीक है, देखिए मिनांडर, ठीक है, मिनांडर के विषय में यह कहा जाता है इसका जन्म काबुल के सिकंदरिया में हुआ था। ठीक है, सिकंदरिया के पास एक कालसी ग्राम है, वहीं हुआ इसका जन्म। ठीक है, अन्य जो नाम है इसके, अन्य नाम में देखिए इनके क्या है। करदम, ये रामायण में मिलता है, यानी रामायण में कुछ चीजें बहुत बाद में लिखी गई। ठीक है, पुष्यनिंद्र,
पुष्य निंद्र, ये भागवत पुराण में मिलता है। पुष्यनिंद्र भागवत पुराण में, ठीक है। और छोड़ो, इसके दो प्रमुख अभिलेख हैं। दो प्रमुख अभिलेख मिलते हैं। रेह अभिलेख, रेह अभिलेख फतेहपुर से, कहां, यूपी, इलाहाबाद के पास, ठीक है। दूसरा है बाजौर घाटी, बाजौर घाटी से एक अभिलेख मिला है, शिवकोट अभिलेख, अभिलेख ये है पाकिस्तान में, पेशावर, ये दो अभिलेख मिलते हैं। दूसरा कहते हैं इसके विषय में जो सोर्स मिलता है वो है मिलिंद पन्हो, क्योंकि ये मिलिंद पन्हो मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन का वार्तालाप है इसमें दर्शन पर, ठीक है। इसीलिए ज्यादातर पूछा जाता है कि मिनांडर और नागसेन का कहां से है। और इसमें मिलिंद पन्हो ने ये कहा गया है कि बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी नागसेन से, और स्वयं को यहीं पर इसने ये कहा कि बौद्ध भिक्षु बन जाऊं, अधिक समय जीवित यदि रहता हूं तो मेरे शत्रुओं की संख्या अधिक है, इसलिए हम बौद्ध भिक्षु बन जाएंगे, ठीक है। तो इस पे जो आता है वो यही मिलिंद पन्हो में नागसेन और मिनांडर की बात, जिसके पश्चात मिनांडर ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, और ये कहा गया है कि नागसेन ने ही मिनांडर को दीक्षा दी थी। ये चीज यहां पर आई। अब इनके बाद जो हम बात करते हैं वो दूसरा वंश आएगा, ठीक है। ये दूसरा वंश कौन सा है? यूक्रेटाइडीज वंश। यूक्रेटाइडीज वंश, ठीक। अब देखिए, कहते हैं यूक्रेटाइडीज ने डिमेट्रियस को पराजित कर स्वयं को बैक्ट्रिया का शासक घोषित किया था। उस समय जब हुआ ना विभाजन हुआ तो उसने डिमेट्रियस को, तो डिमेट्रियस इधर भाग गए और यूक्रेटाइडीज वहां पर हो गया, ठीक है। लेकिन जब डिमेट्रियस भारत विजय में फंसा हुआ था उस समय बैक्ट्रिया में यूक्रेटाइडीज ने इस वंश की स्थापना की, ठीक है। और यूक्रेटाइडीज संस्थापक है और इसकी राजधानी हुई तक्षशिला यानी अफगानिस्तान। ये साकल पंजाब के पास और ये तक्षशिला अफगानिस्तान के पास, ठीक है। अब जब हम मुद्राओं की बात करते हैं तो देखते हैं सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं यूक्रेटाइडीज की ही मिलती हैं सबसे ज्यादा। इसलिए ये कहते हैं भारत में स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन हिंद यवनों के द्वारा किया गया था। इससे पहले स्वर्ण मुद्राएं भारत में प्रचलित नहीं थी, ठीक है। यूक्रेटाइडीज, ठीक है। अब इस वंश का जब हम सबसे शक्तिशाली शासक देखते हैं तो वो है एंटियालकीड्स। एंटियालकीड्स ये सबसे शक्तिशाली शासक है, और एंटियालकीड्स ने ही तक्षशिला से शासन भी किया, और इसने शुंग शासक भागभद्र के दरबार में अपना एक दूत भेजा था जिसका नाम हेलियोडोरस था। दूत भेजा, नाम था हेलियोडोरस। जैसे ही हेलियोडोरस की बात आती है
हम लोग हेलियोडोरस के एक अभिलेख की बात करते हैं, हेलियोडोरस का विदिशा अभिलेख। और उसमें यह कहा गया हेलियोडोरस ने वैष्णव धर्म स्वीकार कर लिया था। ठीक है, तो ये यहां पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, मेन प्रश्न यहां से आता है। ठीक है, हेलियोडोरस का विदिशा अभिलेख, जिसमें उसने वैष्णव धर्म स्वीकार करने की बात की है और वैष्णव धर्म स्वीकार कर लिया था। ठीक है, अब देखिए प्रभाव क्या पड़ा इनका, किसका, हिंदी यवनों का भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा। अब इनके जब प्रभाव की बात करते हैं तो सांची में ढली मुद्राओं की ठप्पा विधि इन्हीं की देन थी। ठप्पा, किसी मुद्रा को यानी धातु को अगर हीट किया जाएगा तो लिक्विड में हो जाएगी, उसके ऊपर ठप्पा दे देना, वो इनकी विधि है। ठीक है, सोने के सिक्के, लेख युक्त सिक्के और शासक की आकृति युक्त, सोने के सिक्के, लेख युक्त सिक्के व शासक की आकृति युक्त सिक्के, सिक्के कहते हैं ना, हिंद यवनों ने भारतीयों को सिक्के में बहुत सी चीजें दी। ठीक है, सिक्के हिंद यवनों की देन है, हिंद यवनों ने दिया ये। ठीक है, द्विभाषी, यानी मुद्रा में जब भी कोई बात आ जाए कि किसने दिया तो सबसे पहले यही बात आती है, इन्होंने ही दिया था। ठीक है, पाइथागोरस सिद्धांत कहते हैं उसका प्रतिपादन इन्होंने ही किया। भारतीयों ने पाइथागोरस का सिद्धांत हिंद यवनों से ही सीखा था। द्रव्य, ये यूनानी शब्द है और इसका तात्पर्य होता है चांदी का सिक्का। ये बाद में चलता था भारत में, जब ये आए हैं तो इन्होंने इसे यहाँ जारी किया था। ठीक है, तो ये चीजें हैं, सिक्कों की जब भी बात आती है हम सबसे पहले हिंद यवनों का ही उल्लेख करते हैं। नया शासक वर्ग, शक वंश। ठीक है, सिथियन जो थे, सिथियन, उन्हें ही, इनको ही भारत में शक कहा गया, यानी सिथियनों को ही भारत में शक कहा गया है। ठीक है, भारत की जब इनके जैसे 5 वंश हैं, चीन की जब बात करते हैं तो उसमें 5 शाखाएं मिलती हैं इनकी अलग अलग, लेकिन जब भारत की बात करते हैं तो भारत में केवल 2 शाखाएं प्रवेश करती हैं। शकों की भारत में 2 शाखाएं प्रवेश करती हैं। ठीक है, पहली थी उत्तरी क्षत्रप और दूसरी है पश्चिमी क्षत्रप। उत्तरी क्षत्रप का सबसे प्रमुख शासक जो हुआ वो था राजुल, और पश्चिमी क्षत्रप का जो सबसे शक्तिशाली शासक हुआ वो था नहपान। जब राजुल की बात करते हैं, ठीक है, या पश्चिमी क्षत्रपों की बात करते हैं तो कहते हैं पश्चिमी क्षत्रप का जो प्रथम शासक था वो था मेउस। माउस मत कहना, मेउस है। ठीक है, मेउस। अब इन क्षत्रप शासकों की उपाधि जो है, इनकी उपाधि ही क्षत्रप होती थी। क्षत्रप का अर्थ होता है एक क्षेत्र विशेष का प्रधान। ठीक है, जैसे अन्य उपाधियां भी इनकी बहुत मिलती हैं। शाहानुशाह, शाही, जैन ग्रंथ में शाहानुशाही इनकी उपाधि मिलती है, शाहानुशाही इनकी उपाधि मिलती है। ठीक है, अन्य चीजें मिलती हैं इनकी। जब अब बात हम
उत्तरी क्षत्रप की करते हैं, तो कहते हैं मेउस जो है ये भारत का प्रथम विजेता था। ये प्रथम विजेता है जिसने भारत में सत्ता स्थापित की। इससे पहले कोई भी शासक भारत में विजित नहीं कर पाया था। और तक्षशिला ताम्रपत्र जो है, तक्षशिला ताम्रपत्र, इसमें इसका उल्लेख किया गया है और इसको महाराज मोग कहा गया है। इसमें महाराज मोग कहा गया तक्षशिला ताम्रपत्र में, यानी एक नया नाम मिलता है। ठीक है, इसके बाद दूसरे भी आए और स्थिति क्या हुई कि जब उधर ही थे तो प्रथम विक्रमादित्य मालवा के विक्रमादित्य, जिनको प्रथम विक्रमादित्य हम लोग कहते हैं, ठीक है, इन्होंने मथुरा के शकों को, जो वहां से जीतते ये मथुरा तक आ गए थे, मथुरा में मथुरा नहीं, उज्जैनी तक आ गए थे विक्रमादित्य ने। ये जो शक हैं, जो उज्जैनी तक आ गए हैं। विक्रमादित्य ने इन शकों को पराजित किया और मथुरा खदेड़ दिया। कहते हैं उज्जैनी छोड़ करके फिर ये जाकर के मथुरा में बस गए। और इन पराजय के उपलक्ष्य में ही विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व को विक्रम संवत चलाया। यानी प्रथम विक्रमादित्य द्वारा शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में विक्रम संवत चलाया गया था। ठीक है, और ये शक शासक कौन था? राजुल। ये शक शासक राजुल। ठीक है, अब हम बात करते हैं पश्चिम भारत के, यानी पश्चिमी क्षत्रप की। नहपान की बात होती है। नहपान पश्चिमी क्षत्रप शासक यहाँ के जो फेमस हुए वो थे नहपान। लेकिन नहपान के विषय में ये कहा जाता है कि इसने एक लंबा शासन किया और टाइम पीरियड था 46 वर्ष। काफी विस्तृत क्षेत्र, एक अच्छा शासक, इसके विषय में बहुत सी सूचनाएं भी मिलती हैं। ठीक है, लेकिन गौतमीपुत्र सातकर्णी कौन थे? ये शातवाहन नरेश। ठीक है, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नहपान को मार करके नहपान की हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद नहपान का एक कोषागार था जोगलथंबी। इनका कोषागार जोगलथंबी, इनका एक कोषागार जोगलथंबी पर अधिकार कर लिया। और अधिकार करने के बाद नहपान की जो मुद्रा थी उसे पुनर्अंकित करवाया, यानी फिर से मुद्रित करवाया गया। कहते हैं पूरी मुद्रा को पुनर्अंकित करवाया गया और उसमें इसकी विजय की बात होती है। ठीक है, नहपान की जो राजधानी है वो भृगुकच्छ थी, गुजरात। भृगुकच्छ गुजरात थी। ठीक है, पेरिप्लस के अनुसार ये कहा जाता है कि भृगुकच्छ थी और भृगुकच्छ में मिन्न नगर, वर्तमान दोहा, वो उसकी राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, तो ये नहपान है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कादर्मक वंश या पार्थियन पहलव, मेन तो इसमें आएंगे कुषाण। कादर्मक वंश या पहलव। कादर्मक वंश, कादर्मक वंश। संस्थापक
चस्टन, लेकिन सबसे प्रमुख शासक रुद्रदामन, ये भी शक ही है, रुद्रदामन। और जब हम रुद्रदामन की बात करते हैं तो अभी तक हम लोगों ने रुद्रदामन को पढ़ा भी है, ठीक है। इसके लिए कहा जाते हैं यह महाक्षत्रप है। क्षत्रप का मतलब एक छोटे से क्षेत्र का शासक। महाक्षत्रप का मतलब है कई क्षत्रपों को विजित करके शासक बना हो जो, ठीक है, तो वो महाक्षत्रप की बात आती है। तो यहां ये महाक्षत्रप है। कहते हैं रुद्रदामन की जानकारी के दो अभिलेख मिलते हैं। एक है अंधव का लेख, अंधव का लेख, और दूसरा है जूनागढ़। जूनागढ़ तो हम लोग पढ़ते ही आए हैं, जूनागढ़ लेख अभिलेख रुद्रदामन का, जूनागढ़ या गिरनार लेख, ठीक है। इसमें यह कहा जाता है कि जो शक संवत है, इसमें यह कहता है चस्टन के साथ रुद्रदामन ने कुछ समय शासन किया था। चस्टन कौन है? इसके दादा यानी बाबा जी। और इसमें शक संवत 52 ईस्वी का उल्लेख किया गया है, ठीक है। शक संवत 52 ईस्वी यानी 130 ईस्वी, शक संवत 52 शक संवत 52 यानी 130 ईस्वी का उल्लेख है। शक संवत 52 78 और 52 130, हाँ ठीक है, 78 और 52 130 ईस्वी का उल्लेख है। यानी 130 ईस्वी में रुद्रदामन शासक था यहाँ का, ठीक है। अब इनकी बात हम लोग करते हैं कि ये शासक क्या है। जूनागढ़ अभिलेख में, जूनागढ़ अभिलेख की जो भाषा है वो है चंपू शैली। चंपू शैली और संस्कृत में, संस्कृत में और चंपू शैली में लिखा गया है। इस अभिलेख में यौधेय गणराज्य, गणराज्य का उल्लेख है, यौधेयों का उल्लेख है, ठीक है। कहा जाता है इस यौधेयों को रुद्रदामन ने पराजित किया था, ठीक है। कहते हैं रुद्रदामन ने शातवाहन नरेश, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को 2 बार पराजित किया। एक बार नहीं 2 बार पराजित किया। लेकिन दूसरी बात यह कहा जाता है कि यह वैदिक धर्म का पोषक था, यानी संरक्षण देता था वैदिक धर्म को। अंतिम शक नरेश रुद्र सिंह, जो अंतिम शासक हैं, अंतिम शासक रुद्र सिंह थर्ड, इनको चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित कर संपूर्ण शक साम्राज्य को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया और शक सत्ता समाप्त हो गई है, ठीक है। आगे अब हम लोग, शक तो खत्म हो गए, अब आते हैं पहलव। कादरमक भी खत्म हो गए, शहरात वंश भी खत्म हो गया, यानी ये सब आए और गए। पहलव वंश, पहलव वंश, अब हम बात करेंगे पहलव वंश की। पहलव, जब पहलवों की बात की जाती है तो इनके सबसे पहले लोकेशन की बात की जाती है, और ये कहा जाता है ये जो मूलतः पर्थिया के निवासी थे, पर्थिया के थे। लेकिन जब भारत पर आने वाले पहलवों की बात करते हैं
तो भारत आने वाले पहले जो हैं वो सिस्तान के निवासी थे, या कांधार को ही क्या कहा गया, आरकोशिया कहते हैं, यहाँ के निवासी थे। और ये सिस्तान या कांधार वाले ही भारत को विजिट करते हैं और फिर भारत में सत्ता स्थापित करते हैं। जब पहलो वंश की बात आती है और इसके हम शासकों के विषय में देखते हैं, तो इस वंश का जो सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था वो है गोंदो फर्नीज। टाइम पीरियड इसका 20 से 41 ईस्वी। गोंदो फर्नीज की बात यह आती है, 20 से 41 ईस्वी इसकी बात आती है। इसकी उपाधि देखें, जब गोंदो फर्नीज की उपाधि की बात आती है तो ये देखते हैं इसकी दो उपाधियां प्रमुख हैं, देवव्रत और त्राता। देवव्रत और त्राता, ठीक है, ये दो मिलती हैं। इसके उपनाम गुद्दुहर, इसके उपनाम गुद्दुहर या गुद्दुवर या विंध्यफण, ये दो इसके उपनाम मिलते हैं, ठीक है। राजधानी इनकी तक्षशिला। कांधार भी तो भारत का ही भाग था, सिस्तान नहीं था, वो ईरान में था, लेकिन कांधार यही था। यानी सिस्तान के रहे होंगे, सीमा क्षेत्र के हैं, तो विस्तार तो होगा ही होगा, और जब विस्तार होगा और उधर से प्रेक्षर पड़ेगा तो वो इधर ही शिफ्ट हो जाएंगे। इनके साथ भी यही हुआ। इसके विषय में जो साक्ष्य मिलता है, जो स्रोत है, वो है तख्ते बही अभिलेख, ठीक है। तख्ते बही अभिलेख, ये पेशावर पाकिस्तान से, और यह अभिलेख खरोष्ठी लिपि और भाषा दोनों एक ही है, इसी में मिला है। तख्ते बही, इसको पूछा जाता है तख्ते बही अभिलेख किससे संबंधित है, ठीक है। कहते हैं गोंदो फर्नीज ने अपने सिक्कों पर अपने पुत्र और भतीजों, ठीक है, भतीजे गवर्नरों का अंकन करवाया था। इसके काल में गोंदो फर्नीज के विषय जो हुआ, इसी के समय भारत में सेंट टॉमस आया था, और यह भारत आने वाला पहला ईसाई है, इससे पहले कोई भी ईसाई मतावलंबी भारत नहीं आया था, लेकिन धर्म प्रचार के उद्देश्य था। लेकिन मद्रास के पास मैलापुर में इसकी हत्या कर दी गई। अब ज्यादा बकैती कर रहे होंगे तो इनकी हत्या हो गई। भारत में ईसाई धर्म के प्रचार का ये पहला साक्ष्य है, इससे पूर्व कोई साक्ष्य नहीं मिला, ठीक है। अब हम बात करें थोड़ी सी तख्ते बही अभिलेख की। तो जब हम तख्ते बही अभिलेख की बात करते हैं तो उसमें भी बहुत सी बातें सामने निकल कर आएंगी। जैसे देखिए, तख्ते बही अभिलेख की जब बात किया जाता है तो कहते हैं इस अभिलेख में विक्रम संवत का उल्लेख हुआ है। पहला, इसी में विक्रम संवत का उल्लेख है, किसमें? तख्ते बही अभिलेख में। और विक्रम संवत के अनुसार ही इसने ये कहा है कि इसके राज्याभिषेक का के 26वें वर्ष उत्कीर्ण कराया गया। कौन? तख्ते बही अभिलेख, ठीक है। और इसी अभिलेख में इसे
गुदुव्वर नाम दिया गया। इसी अभिलेख में इसे गुदुव्वर नाम दिया गया है। ईसाई अनुश्रुतियां इसे कहते हैं ईसाई धर्मावलंबी था। हो सकता है सेंट थॉमस के आने से यह मान लिया गया हो कि ईसाई धर्मावलंबी था और संपूर्ण भारत का शासक बताती है ईसाई मिशनरियां इसको। ठीक है। दूसरी चीज, इसने एक मिस्र धातु की मुद्रा चलाई जिसे विलन मुद्रा कहते हैं, और इस मुद्रा में चांदी प्लस तांबा या टिन था, ये मात्राएं इसमें थी। ठीक है। और इन मुद्रा पर इसे अश्वारोही गोंदोफर्निस के रूप में चित्रित किया गया है। ठीक। दूसरा, पार्थियन राजाओं के विषय में यह कहा जाता है कि संपूर्ण पार्थियन शासक बौद्ध मतावलंबी थे। ठीक है। यानी ईसाई अनुश्रुतियां जो कहती हैं कि गोंदोफर्निस ईसाई धर्मावलंबी था, वो कभी भी सही नहीं होता है। सिर्फ एक व्यक्ति के आने से और उसको इन्होंने थोड़ी सी सहायता मदद कर दी हुई, इससे ये थोड़ा हो जाता है कि किसी ने आपका धर्म स्वीकार कर लिया, ऐसा नहीं था। अब हम आगे बढ़ते हैं और विदेशी आक्रांताओं में सबसे ज्यादा काम करने वाला, सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाले वंश या सबसे योग्य जिनके विषय में प्रश्न भी ज्यादा आते हैं। हमारे लिए तो भाई ये नहीं है कौन का किया, कहां से प्रश्न ज्यादा उठाए जाते हैं ये माने रखता है। वंश है कुषाण वंश। थोड़ी सी अंक जरूरी है। कुषाणों को इन्हें यूची या तुखारी भी कहा जाता है, और इनका जो मूल निवास स्थान है वो मध्य एशिया है, यानी कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये वाला क्षेत्र माना जाता है इनका। ठीक है। कहते हैं प्रारंभ में जब हुड़ों की वजह से इनके ऊपर प्रेशर पड़ा तो ये दो शाखाओं में विभक्त हो गए, छोटी शाखा और बड़ी शाखा। आगे चल करके ये 5 शाखाओं में विभाजित होते हैं। ठीक है। और इसी 5 शाखाओं में एक शाखा थी कुई सुआंग, और यही शाखा भारत आई या भारत में इसने सत्ता स्थापित की। यानी कुषाण राजवंश की कुई शुआंग शाखा भारत में कुषाण सत्ता की स्थापना करती है। ठीक है। बाद में कुजुल कडफिशस ने इसने इन 5 शाखाओं को एकत्रित कर लिया, यानी जो बिखरी हुई शाखाएं थी उन सभी शाखाओं को एक कर लिया और कुषाण शक्ति का विस्तार करेगा। ठीक है। देखिए इनकी कुछ विशेषताएं, जैसे तोखारी भाषा का प्रयोग करने के कारण कुषाणों को स्ट्रैबो ने तोखारे कहा है। तो भाषा की वजह से नामकरण करता है, लेकिन यहां हुआ है। ठीक है। दूसरा, अब हम जब बात करते हैं इनकी राजधानी की, तो सबसे प्रमुख शासक इनके कौन हुए? कनिष्क। और कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर, यही तो थी। और पुरुषपुर की तुलना जो की जाती है वर्तमान में, वो की जाती है पेशावर, और ये कहा जाता है कनिष्क की राजधानी पेशावर थी। कुजुल खटफिसस इस साम्राज्य के यानी कुषाणों के प्रथम शासक हुए जिन्होंने भारत में सत्ता स्थापित की और फिर इसका विस्तार किया। ठीक है। इसकी उपाधि, कुजुल खटफिसस की उपाधि
इनकी उपाधि योग या धर्म थी 10, योग या धर्म थी 10, ये था इनका योग या धर्म थी 10। धर्म थी 10 का अर्थ होता है सत्य धर्म का अनुयायी, सत्य धर्म का अनुयायी, ठीक है, इनका अर्थ है। कुजुल कटफिसस में ये कहा जाता है कि इसी ने सबसे पहले कांधार, काबुल इत्यादि को जीत करके महाराजाधिराज की उपाधि ली, महाराजाधिराज की उपाधि लिया था। कहते हैं इसके केवल तांबे के सिक्के मिलते हैं, अन्य सिक्का इसने चलाया ही नहीं। इनके केवल तांबे के सिक्के मिले हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहां से ये होता है सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किसने किया था, तो वो विम कटफिसस हैं, न कि कुजुल कटफिसस हैं। नेक्स्ट शासक, ये बौद्ध धर्मावलंबी थे सभी। नेक्स्ट शासक विम कटफिसस, विम कटफिसस है। इसकी जो उपाधि है, उपाधि वो बड़ी बड़ी हैं, ठीक है। जैसे सर्वलोकेश्वर, सर्वलोकेश्वर पहली, सर्वलोकेश्वर पहला, महेश्वर, महाराज, महेश्वर महाराज, राजाधिराज इत्यादि, ठीक है, ये इनकी उपाधि थी। कहते हैं कि दस्ते नस्तूर लेख में दम अर्थ इनकी उपाधि मिलती है। वहीं माट की मूर्ति पर वेम तछम, वेम तछम का अर्थ होता है बलवान, और दम अर्थ का होता है संपूर्ण ब्रह्मांड का नियंता। ये इनकी उपाधियां मिलती हैं। और विम कटफिसस को ही हम भारत में कुषाण सत्ता का वास्तविक संस्थापक मानते हैं, क्योंकि कुजुल कटफिसस के पास इतना समय नहीं था, ठीक है। इसी ने भारत में पंजाब जीता, और जब पंजाब जीत गए हैं तो कुछ और भी तो क्षेत्र जीतेंगे, ठीक है। सर्वप्रथम इसी ने भारत में स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया। हिंदी उन्होंने इनसे पहले किया था, लेकिन कुषाणों में सबसे पहले इसी बंदे ने स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया है। कुषाण में इससे पहले कौन आया, कुजुल कटफिसस, उसने स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन नहीं किया था, ठीक है। स्वर्ण के साथ साथ रजत मुद्रा का भी प्रचलन किया, और इन मुद्राओं पर देखिए, इन मुद्राओं पर शिव, नंदी एवं त्रिशूल, शिव, नंदी एवं त्रिशूल का अंकन करवाया। अब अगर शिव, नंदी और त्रिशूल का अंकन करवा रहा है, साथ ही साथ माहेश्वर की उपाधि धारण कर रहा है, महेश्वर नहीं, महेश्वर या माहेश्वर कुछ भी कहिए, ठीक है, महेश्वर की उपाधि धारण कर रहा है, तो इसका पक्का सबूत है कि यह बंदा शैव मतावलंबी था, ठीक, क्या है, शैव मतावलंबी है। कहते हैं इसने सिक्के पर यज्ञ वेदी में शासक के द्वारा हवन डालने का अंकन करवाया था, और ये पहली बार हुआ है ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये चीजें थी, बादलों के बीच तैरते हुए, दूसरी चीजें, और उसका बाद में नकल भी करवाया गया, ठीक है। दस्ते नौर अभिलेख इसका जो प्राप्त हुआ है वो 3 भाषाओं में है। 32 ईस्वी का, 32 ईस्वी का दस्त ए नौर, नौर अभिलेख, ये 3 भाषाओं में है, ठीक है।
तो ये चीजें हैं। अब इसके बाद जो शासक बनते हैं वो है कनिष्क। सबसे शक्तिशाली और महान शासक कुषाण वंश के कनिष्क। राजधानी इनकी पुरुषपुर, जिसकी आधुनिक समय में यह कहा जाता है कि पुरुषपुर आधुनिक समय में पेशावर है। ठीक है। अब इनकी जो उपाधि है वो है देवपुत्र की। चीनी शासकों से प्रभावित चीनी शासक भी, चीन के शासक भी देवपुत्र की उपाधि धारण करते थे और स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे। शाहानुशाही, दूसरी उपाधि शाहानुशाही, ये समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति से विदित होता है कि ये शासक ये भी उपाधि धारण करते थे। नानो शाही, इसका मतलब होता है शहंशाह। अमिताभ बच्चन वाली फिल्म है। ठीक है। द्वितीय अशोक, सेकंड अशोक, यानी अशोक वाले कुछ न कुछ काम जरूर रहे होंगे। चतुर्थ बौद्ध संगीत ही इसी के समय में हुआ था, वो भी 102 ईस्वी में। कहाँ? कनिष्क, वो पुरुषपुर यानी कुंडलवन, कश्मीर, वहां पर हुआ। ठीक है। अब देखिए, कहते हैं यह कुषाण वंश का महानतम शासक था और कुल 23 वर्ष शासन किया। 23 वर्ष शासन करता है। रवातक अभिलेख में, रवातक अभिलेख कनिष्क से संबंधित है। रवातक अभिलेख कहते हैं, रवातक अभिलेख में इसने स्वयं को विमकड़फिसेस का पुत्र बताया है और इसके राज्यारोहण की तिथि, इसमें विमकड़फिसेस का पुत्र बताया है और राज्यारोहण की तिथि 78 ईस्वी बताई गई है। और इसी 78 ईस्वी को हम शक संवत कहते हैं, यानी कनिष्क के सत्ता पर बैठते ही, यानी उसके बैठने के पश्चात वहीं से शक संवत की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है। अब लेकिन जो भी रहा हो, अभी इनके इसको पक्का पूर्णतः सही नहीं माना जा सकता, क्योंकि कुछ लोग इसको स्वीकार नहीं कर पाए हैं और आम सहमति बाद में बन पाई कि इतिहासकारों में कि ये 78 रहा होगा। कुछ लोग अभी भी इसका विरोध करते हैं कि ऐसा हो सकता है न रहा हो, क्योंकि 26 साल की बात है, यानी 104 ईस्वी में कनिष्क खत्म हो गया होगा। 102 में बौद्ध संगीत, 104 में कनिष्क खत्म। ठीक है। अब रवातक अभिलेख की बात करते हैं। ठीक है। रवातक अभिलेख अफगानिस्तान में मिला है, अफगानिस्तान में, और इसमें यह कहा गया है, सुरकोतल में मिला है, काफिर की किला पहाड़ी पर स्थित है ये। ठीक। 23 पंक्तियों का यह 23 पंक्तियों का बैक्ट्रियाई भाषा में यह अभिलेख है और ग्रीक लिपि है। कहते हैं इसमें कुषाण शासकों की वंशावली दी है। कुषाण शासकों की वंशावली, कुषाण शासकों की वंशावली दी गई है। ठीक है। और अभिलेख में 6 नगर का उल्लेख किया गया है। चंपा तक यह कहा जाता है कि इसका साम्राज्य विस्तृत था। अब दूसरे जो अभिलेख हैं कनिष्क से संबंधित, उसमें है सुई विहार लेख। सुई विहार लेख, एक बार ये पूछा गया है प्रश्न कि रवातक अभिलेख या कुषाणों के वंशावलियों का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है। ठीक है। इस सुई विहार लेख में कनिष्क के 11वें वर्ष का उल्लेख है और इसमें उसके विजय की बात की गई है। ये कहा गया है कि उसने विजय किया था सिंधु नदी घाटी का अवसर। ठीक है।
और दूसरा है एक मथुरा लेख। सारे लेख के विषय में नहीं, जहां से पूछ रहे हैं वहीं से, ठीक है। कहते हैं ये अंतिम लेख है कनिष्क का, अंतिम लेख कनिष्क का यह अंतिम लेख है और राज्याभिषेक के 23वें वर्ष जारी किया था इसने इसे। राज्याभिषेक के 23वें वर्ष पर जारी किया, अर्थात 101 ईस्वी में। यही तो रहा होगा, राज्याभिषेक के 23वें वर्ष यानी 101 ईस्वी में इन्होंने जारी किया था। रोम के साथ इनके अच्छे संबंध थे। कनिष्क के समय ही कनिष्क ही याद रखिएगा, अभी कनिष्क के ही समय में, कनिष्क के ही समय चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। कब? कुंडलवन में। कहा? कुंडलवन, कश्मीर में। कब? 102 ईस्वी में। चूंकि इनके समय हुई और बौद्ध कला पर का बहुत प्रभाव है, इसलिए माना जाता है कि कनिष्क भी बौद्ध धर्मावलंबी था। अब इनके दरबारी देखो कौन कौन से हैं, क्योंकि दरबारी इनके बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं और उस समय के विद्वान लोग थे। जैसे चरक, पहले व्यक्ति चरक, क्या है ये? चिकित्सक हैं। चरक जैसे व्यक्ति कनिष्क के दरबार में रहते थे। चरक ने चिकित्सा ग्रंथ पर चरक संहिता लिखी थी, चरक ने ही लिखी है, ठीक है। अग्निवेश की प्रणाली भी कहा गया है, चरक संहिता को अग्निवेश की प्रणाली कहा गया है, ठीक है। दूसरे अश्वघोष इसके दरबार में रहे हैं। तीसरे वसुमित्र, चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। नागार्जुन प्रज्ञा पारमिता सूत्र के लेखक और शून्यवाद के प्रतिपादक। शून्यवाद के प्रतिपादक कौन है? नागार्जुन। ये पूछा भी गया है, ठीक है। ये लोग इनके महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो इनके दरबार में रहते थे, ठीक है। कनिष्क के उत्तराधिकारियों से विशेष प्रश्न नहीं आता, इसलिए हम लोग कनिष्क के उत्तराधिकारियों की चर्चा नहीं करेंगे। अब थोड़ी सी बात हम लोग प्रशासन की कर लें, मौर्योत्तर काल के प्रशासन की बात। प्रशासन मौर्योत्तर काल का, ठीक है। थोड़ी सी बात हम लोग प्रशासन की करेंगे, ठीक। चलिए, प्रशासन या संस्कृति। मौर्योत्तर काल में प्रशासन या संस्कृति, जब हम इसकी बात करते हैं तो देखिए, कुषाण शासकों ने देव सहस्रानुशाही की उपाधि ली थी, अर्थात देवत्व वाले अंश शासक के अंदर विद्यमान हुए। तो इन्हीं के समय में, कुषाणों के समय ही मृत राजाओं हेतु मंदिर बनाने की, इसे कहा गया देवकुल प्रणाली। इसकी शुरुआत करते हैं ये कुषाणों के समय ही। भाई, शासक की मूर्ति स्थापित होती थी, जो मृत शासक हो गया उसकी मूर्ति स्थापित करना, उसकी पूजा पाठ करना, उसमें देवत्व वाले अंश मान लेना, इन सब की प्रणाली या इन सब की शुरुआत यहीं से होती है। सातवाहन शासकों ने भूदान प्रणाली की शुरुआत की। नाना घाट अभिलेख ऐसा अभिलेख है जिसमें भारत में भूमिदान का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य है। भूमिदान का प्रथम
अभिलेखीय साक्ष्य नानाघाट में है। ठीक है, और ये सातवाहनों के द्वारा प्रणाली प्रचलित की गई थी। ठीक है, शक और कुषाण, शक और कुषाण भारत में छत्र प्रणाली लेकर के आए। छत्र यानी प्रांतीय प्रणाली। ठीक है, ये चीज लेकर के आए। कुषाणों ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की, यानी राजस्व का काम कोई और देखेगा और शांति व्यवस्था और प्रशासन, वहां पर व्यवस्था स्थापित करने का काम कोई और देखेगा। यूनानियों से मिलिट्री शासन यानी सेना के द्वारा शासन की परिपाटी चलाई गई, मिलिट्री गवर्नरशिप की परिपाटी चलाई गई। ठीक है, देखिए दूसरा चीज, अब इनसे और मृदभांडों में क्या आया? फुहारे और टोटियों, फुहारा पानी डालने वाला जो होता है, और दूसरा टोटी, टोटी वाले जो जगाते हैं वाले पात्रों की शुरुआत कुषाणों के द्वारा। कुषाणों ने बहुत सी चीजें दी। अब देखिए क्या क्या दिया इन्होंने। ठीक, शकों और कुषाणों से उन्होंने सीखा क्या? पगड़ी बांधना। ठीक है, ट्यूनिक यानी कुर्ती या ट्यूनिक, पजामा, क्या उससे पहले पैजामा नहीं पहनते थे? भारतीय पहनते थे, लेकिन पैजामा के साथ साथ धोती पहनते थे। पैजामा नहीं बल्कि धोती होती थी। भारी लंबे कोट जिसको लबादा कहते हैं, भारी लंबे कोट कुषाणों से ही सीखा था। ठीक है, मध्य एशिया वालों ने यहाँ यानी शक, पहलव, इंदियावान, कुषाण, इनसे टोपी, सिरस्त्राण और बूट का उपयोग सीखा। ये सारी चीजें इन लोगों के द्वारा लाई गई। ठीक है, टोपी, सिरस्त्राण, बूट इत्यादि, लबादा, ऊपर ओवरकोट जो होते हैं, वो सारी चीजें इनके द्वारा लाई गई। आर्थिक स्थिति देखिए इन लोगों के साथ समय क्या थी। अभी जल्दी ही भारी कोट जो लबादा है, ये कहा गया था भारत में कौन प्रचलित किया था? ये भी जो पीजीटी का एग्जाम हुआ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, कहते हैं मौर्योत्तर काल को हम आर्थिक दृष्टि से स्वर्ण काल कह सकते हैं, क्योंकि इस समय व्यापार का विकास बहुत ज्यादा हुआ था। ठीक है, इसी समय भूमिदान की अक्षय निधि प्रणाली की शुरुआत हुई। अक्षय निधि यानी अस्थायी रूप से दी गई भूदान, यानी उसे वापस नहीं लिया जाएगा। अक्षय का मतलब होता है जो कभी समाप्त न हो, और निधि का होता है मूलधन। ठीक है, यानी अस्थायी रूप से जो दिया गया वही अक्षय निधि था। ठीक है, ये चीजें यहां थी और ये भूमिदान यहीं शुरू हुआ। सिक्कों की बात करते हैं हम लोग, सिक्कों की, क्योंकि इसमें सिक्के भी थे, बहुत से सिक्के चलाए गए कुषाणों के द्वारा। तो सबसे ज्यादा अभी तक जो प्राचीन भारत की बात हम लोग करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा शुद्ध स्वर्ण सिक्के चलाए गए हैं कुषाणों के द्वारा, और अच्छी खासी मात्रा में चलाए गए। चांदी के सबसे शुद्ध सिक्के चलाए गए।
ये चीजें आई। और सबसे अशुद्ध सिक्के गुप्त काल में मिलते हैं। ठीक है, सोने के सिक्के कौन कौन से थे इनके समय, यानी मध्योत्तर काल में? सोने के निष्क बाद में चांदी का भी सिक्का आया। स्वर्ण और पल चांदी का। निष्क, स्वर्ण, पल ये सोने के सिक्के होते थे। चांदी का सिक्का होता था शतमान, चांदी का सिक्का शतमान। तांबे का काकिनी, एक सिक्का चलता था करसापण। ठीक है, बहुत समय से हम लोग वैदिक काल कर रहे हैं, तो उस समय भी कहते हैं यह सोना, चांदी, तांबा, रागा, सीसा आदि सभी धातुओं का होता था। सोना, चांदी, तांबा, रागा या इसको पुटीन कहते हैं, तांबा, रागा, सीसा इत्यादि सभी धातुओं का होता था करसापण। ठीक है, जब हम व्यापार की बात करते हैं तो कहते हैं इस समय भारत का रोम के साथ व्यापार में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसी समय मानसून की खोज हुई, प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका आई, जिससे रास्ते का ज्ञान हुआ। पेरिस प्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी आया, ज्योग्राफी टालमी की आई। और इन सभी से हमने क्या सीखा, या यूरोपवासियों ने क्या सीखा होगा? प्रत्येक देश की भौगोलिक दशा का ज्ञान हुआ होगा इनको, उस देश के जाने के मार्ग का ज्ञान हुआ होगा, उस देश में क्या क्या चीजें मिल सकती हैं, किन किन चीजों का निर्यात कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हम वहां आयात कर सकते हैं, इन सब का ज्ञान इन पुस्तकों से मिला। अब मैम मानसून की खोज हुई इस समय ही पालस के द्वारा, तो मानसून के मौसम में तो आप नाव लेकर के नहीं निकल सकते, तो उससे क्या हुआ, खोज से मानसून का टाइम पीरियड भी पता चल गया। और जब मानसून का टाइम पीरियड भी पता चल जाएगा तो स्वाभाविक है कि आप अपने आप को पहले की अपेक्षा ज्यादा सुरक्षित करके आप अपने अनुसार जो भी मौसम सही लगेगा उस मौसम में आप व्यापार के लिए निकलेंगे। कहते हैं जो रोम के साथ व्यापार हुआ वो सबसे ज्यादा जो व्यापार हुआ वो हुआ ऑगस्टस के समय। रोम के शासक थे ये ऑगस्टस, नीरो, टाइबेरियस, इन्हीं के समय में व्यापार ज्यादा होता है। ऑगस्टस के समय व्यापार सबसे ज्यादा था और यह जो व्यापार है वो भारत के पक्ष में था, क्योंकि भारत से निर्यात की वस्तुएं ज्यादा थी, भारत आयात जल्दी नहीं करता था। कहते हैं इस व्यापार में सालाना 35 करोड़ भारत को सालाना 55 करोड़ सिस्टर्स वहां की मुद्रा थी की आय होती थी। 55 करोड़ सिस्टर्स की आय होती थी। प्लिनी ने अपनी पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका में यह कहा है कि रोम से सारा सुना भारत पहुंचने पर दुख व्यक्त किया है उसने, कि रोम का जो सारा सुना वो भारत चला जा रहा है, इस पर वह दुख व्यक्त करता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब भारत में स्थित कुछ प्रमुख बंदरगाह जहां से ये व्यापार के लिए अनुकूल दशाओं का सृजन होता है। पहला बंदरगाह बैरी गाजा, बैरी गाजा, बैरी गाजा, पहला बैरी गाजा या भड़ोच, गुजरात में है ये। ठीक है, इसे भृगुकच्छ भी कहा जाता था, भृगुकच्छ भी कहा जाता था। ठीक है, बैरी गाजा, भड़ोच या भृगुकच्छ ये भारत के पश्चिमी तट पर है, गुजरात में कच्छ के पास। ठीक है, कहते हैं यहाँ ये जो है व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र होता था, यहीं ज्यादातर जहाज आते थे और फिर यहीं से माल लाद करके चले जाते थे। यहां से लगभग सारी चीजें निर्यात की जाती थी। दूसरा बारबेरिकम,
बारबेरिकम। यह सिंधु के मुहाने पर स्थित है, यानी ये भी सिंधु नदी, सिंधु के मुहाने पर, यानी पश्चिमी तट पर, ठीक है। बारबेरिकम स्थित था। यहां से भी मदिरा, सोना चांदी के सिक्के इत्यादि निर्यात किए जाते थे। थर्ड, अरिकमेडु, अरिकमेडु, ठीक है। कहते हैं यह पांडिचेरी में स्थित है, पांडिचेरी में, और पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी में इसको पेडोक कहा है। एक नया नाम पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में मिलता है इसका, और ये कहता है इसे पेडोक कहा गया है। 1935 की खुदाई में यहां से एक रोमन बस्ती मिली है। 1945 की खुदाई के समय यहां से एक रोमन बस्ती मिलती है, ठीक है। इसलिए ये कहा जाता है कि यहां से भी रोम के साथ व्यापार होता रहा होगा। कोरकई, कोरकई, इसका एक नया नाम मिलता है पेरिप्लस में, कालची, कालची, पेरिप्लस में कालची कहा है यहां पर, ठीक है। यह मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। यह प्रश्न पूछा भी गया है। कोरकई मोतियों के लिए प्रसिद्ध था, यहां से मोतियों का व्यापार होता था। मुजरिस, मुजरिस, ठीक है। मुजरिस चेर राज्य में स्थित है। इसके विषय में भी पूछा गया है, कहां स्थित था? चेर राज्य में स्थित। मुजरिस चेर राज्य में स्थित था। इसका एक नाम क्रैंगनोर, क्रैंगनोर भी मिलता है, और चांदी के सिक्के आयात किए जाते थे। बहुत से बंदरगाह हैं, लेकिन प्रमुख लास्ट है ताम्रलिप्ति, ताम्रलिप्ति। यह पूर्वी तट पर स्थित था, बंगाल में। पूर्वी तट, अधिकतर जो हैं वो पश्चिमी तट की हैं, ठीक है। दूसरा, ये कहा जाता है पांड्य शासकों ने पांड्यों के बारे में तुम जानते हैं, केरल वाला क्षेत्र इनके अधीन था, ठीक है। 25 ईसा पूर्व में, 25 ईसा पूर्व में भड़ौच से रोम को एक दूत मंडल भेजा। भड़ौच से रोम को एक दूत मंडल भेजा था। भड़ौच से रोम के लिए एक दूत मंडल भेजा था, और इस दूत मंडल में क्या क्या चीजें थी? चीता, एक टाइगर, ठीक है, तीतर, चिड़िया होती है, तीतर, सर्प, कछुआ। देखिए कुछ विकट चीजें भेजी गई हैं। एक भिक्षु, और दूसरा एक भुजा विहीन लड़का। एक भिक्षु और एक भुजा विहीन लड़का भेजा गया। कहते हैं यह राजदूत वर्ग 21 ईसा पूर्व में अगस्टस के दरबार में पहुंचा था। ये 21 ईसा पूर्व में अगस्टस के दरबार में पहुंचा, क्योंकि भारत के साथ अगर व्यापार की अनुकूल दशाएं देखी जाए तो शायद सबसे ज्यादा व्यापार अगस्टस के ही समय में भारत के साथ हुआ। व्यापार की सबसे अनुकूल दशाएं अगस्टस के समय में ही हुई, ठीक है। तो ये चीजें हैं सामान्य बातें, कहा मौर्योत्तर काल की, ठीक है। अगली क्लास जो हम लोगों की होगी वो होगी गुप्त वंश पे। आज के लिए बस इतना है, ठीक है। मुख्यमंत्री अभ्युदय क्लासेस को देखने के लिए या उससे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।